हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एड्यूटॉप में बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको इस टाइम दिखाई दे रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, राइट। तो ये आपका सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि आपका पेपर 2 है 50 मार्क्स का, और डीएलएड सेमेस्टर 2 है आपका। ये राजन की बिल्कुल न्यू सीरीज़ आपकी शानदार और इजी वे में मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। हर एक चीज़ आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाया जाता है। तो जितने भी बच्चे भाई नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुँच सके। चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें बताइए। तो जो कोठारी आयोग की सिफारिशें थी वो क्या क्या थी देख लेते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने कही कि जो सामान्य सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की जाए। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा, सार्वजनिक शिक्षा को सामान्य और विशेष धाराओं में व्यावसायिक बनाया जाए। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक ज्ञान, गणित, विज्ञान, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को शिक्षा का अंग बनाया जाए। शिक्षा विभाग का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण किया जाए, और प्रवेश की जो आयु हो वो 4 वर्ष से कम ना हो। ऐसा ना हो कि 3 साल के बच्चे कोई पढ़ाने बैठा दें आप, ठीक है। तो ये सारी जो सिफारिशें थी ये थी आपकी कोठारी आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताइए। अब देखिए, जो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान है इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, अगर किसी बच्चे को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है आपका डाइट। तो जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है इसका प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को समाप्त करना। दूसरी चीज़, अपनी स्थापना के साथ ही डाइट ने शिक्षण प्रथाओं के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। देखिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, बिल्कुल चाहो तो आप नोट कर सकते हो। जो डाइट का काम है, जो डाइट के उद्देश्य हैं वो ये है, एक तो शिक्षक को प्रशिक्षित करना, ठीक है, टीचर्स को ट्रेनिंग देना। दूसरी चीज़, जो पिछड़े बालक हैं उनकी भी मदद करना। ये सारे काम जो हैं डाइट के हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ECCE के क्या उद्देश्य हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो इसके उद्देश्य हैं वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल करना। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, संवेगात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई और नैतिक विकास करना। यह संपूर्ण राष्ट्र में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करती है। मेन चीज़ है प्रारंभिक बाल्यावस्था पर इसमें ध्यान दिया जाता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात किन्हीं 2 शिक्षा आयोगों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब इसके लिए आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा 12, 14 और 56। तो इसको हम वहीं पर पढ़ लेंगे जैसे जैसे ये आगे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना। मिशन की जो मिशन है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसकी स्थापना 5 मई 1988 को की गई थी। यह मिशन भारत में निरपेक्षता उन्मूलन करने के प्रयासों से एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी स्थापना के बाद देश में साक्षरता की गति में तेज़ी से वृद्धि हुई है, और इसी तेज़ी का ही प्रभाव है कि सन 2011 की जनसंख्या में भारत का जो साक्षरता प्रतिशत पहले की तुलना में पर्याप्त अधिक प्रदर्शित किया गया है। 1991 में साक्षरता का जो परसेंट था वो था 52.51%, वो 2011 में बढ़कर 74.0% हो गया है। पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता वृद्धि का अगर अध्ययन करें तो इसे निम्न रूप में प्रदर्शित किया जाता है। साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद ही केरल में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। इस मिशन के द्वारा अब तक 9 करोड़ लोग को साक्षर बनाया जा चुका है। इसके कार्यक्रम देश में 561 जिलों में संचालित हो रहे हैं। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इंडिया 2002 के प्रकाशन के अनुसार
उक्त जिलों में 166 में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया, जिसके साथ 105 जिलों का चयन सतत शिक्षा कार्यक्रम के लिए किया गया। उक्त विद्यालय के साथ 290 जिलों में उत्तर नहीं है, ये उच्चतर है, ठीक है, उच्चतर साक्षरता कार्यक्रम भी चलाया गया है। इसी विवरण से उक्त विवरण के आधार पर कम से कम आंकड़ों के रूप में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा देश में निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने की पर्याप्त प्रगति की गई है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में समस्याएं बताइए। जो हमारा RTE एक्ट 2009 था, उसको क्रियान्वित करने में, एग्जीक्यूट करने में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सरकारी स्कूल में निजी विद्यालयों के समान प्रारंभ में पूर्ण ध्यान पर नामांकन होता है। जो पूरा ध्यान होता है वो किस पर होता है? नामांकन पर, एनरोलमेंट पर, कि कितने बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन करा रहे हैं। उसी तरीके से लेकिन सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले निजी विद्यालयों की तरह ही नियमित नहीं आते। वे विद्यालय छोड़कर लंबी अवधि के लिए रोजगार, परिवार की ज़रूरत, अन्य कारणों से अपने मूल स्थान से भी पलायन कर जाते हैं। ऐसे में उनका विद्यालय जाना संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि भारत के बहुत से सरकारी स्कूल में पर्याप्त नामांकन होने के बावजूद भी 40 से लेकर 50% बच्चे ही नियमित स्कूल आ पाते हैं। शेष बच्चे नामांकन कराने के बाद, एडमिशन कराने के बाद अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं और किसी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या तो बीच में ही छोड़ देते हैं। दोनों में से वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कई राज्यों में नामांकन का जो लक्ष्य है प्राप्त करने के बाद भी अवरोधन संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसका असर बच्चों के अधिगम स्तर पर भी दिखाई देता है। अब देखिए, प्राथमिक स्तर पर ध्यान की कमी क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से इसमें समस्या आ रही है। तो ये तो चीज़ हमने पढ़ी किसके बारे में, समय और धन का अपव्यय जो हो रहा था। अब बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर ध्यान की क्या कमी है। देखिए, भारत सरकार में प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बेहतर बनाने में दो सबसे पहली समस्याएं हैं। एक तो पहली पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा करना, दूसरी प्राथमिक शिक्षा में पहली दूसरी कक्षा की उपेक्षा करना। आमतौर पर सरकारी विद्यालयों में क्या होता है, बड़ी कक्षाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, छोटी कक्षाओं की उपेक्षा की जाती है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि 8वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो तो इस साल पास होकर के चले जाएंगे, उनके लिए हमारे पास अगला साल नहीं होगा। मगर पहली दूसरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनको तो बाद में भी समय देकर सिखाया जा सकता है। इसी सोच के कारण बहुत से स्कूलों में हर साल पहली दूसरी कक्षा की उपेक्षा होती है। इसका असर बच्चों के अधिगम पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है वास्तविकता से परे। अब देखिए, रियलिटी से ये परे क्यों है? शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले प्रारंभिक शिक्षा की वास्तविक समस्याओं के समाधान की दिशा में खास प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए शिक्षक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, कक्षा में पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों का नियमित आकलन भी कर रहे हैं, शिक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 जुलाई को किसी कक्षा विशेष की जो स्थिति थी वो 15 अगस्त को नहीं होती है। शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक आपस में स्कूल के जिन मुद्दों पर बात करते हैं वो बाल दिवस आते आते पूरी तरह बदल जाती है और सत्र के अंत तक कागजी कार्रवाई जो है वो अवश्य पूर्ण कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों से संबंधित समस्याएं देखिए। एक तो योग्य शिक्षकों की कमी है। भारत में एकल स्कूलों की स्थिति बताती है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। नई नियुक्ति के लिए सरकार तैयार नहीं है, पद खाली पड़े रहते हैं और 12वीं पास लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो दे दी जा रही है। इससे स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दीर्घकालीन नीति में सरकारी प्रयासों को गति देने की ज़रूरत है। इसके अभाव में अनेक नीतियां और कार्यक्रम आधे अधूरे उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति से सरकार पीछे हटती जा रही है, लेकिन अब प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की उपयोगिता जो है वो स्वीकार की गई है।
अब बात पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति और उनके बेहतर प्रशिक्षण की होनी चाहिए, ताकि देश के जो नौनिहाल हैं, जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो हमारा फ्यूचर है, उसको एक बेहतर शिक्षा का अवसर मुहैया करा सकें। आगे बढ़ते हैं अप्रशिक्षित शिक्षक। अब देखिए, शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख बिंदु मानते हुए शिक्षक को विभिन्न दिशाओं में उन्नत बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी गुणात्मक सुधार लाने की आवश्यकता है। सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियां निर्मित करनी चाहिए जिससे अध्यापकों का निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। लास्ट पॉइंट है हमारा समर्पण की कमी। नहीं, अभी और भी पॉइंट हैं, ठीक है। समर्पण की कमी है। आपने देखा भी होगा, जो डिवोशन है टीचर का वो पूरे तरीके से नहीं है, राइट। शिक्षक शिक्षा के व्यवसाय में उच्च आदर्शों पर प्रवेश करता है, सादा जीवन उच्च विचारों को ध्यान में रखकर समाज सेवा में लग जाता है, लेकिन कई बार विषम परिस्थितियों में वह पूर्णतः ईमानदारी नहीं रख पाता। कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जहाँ पर वो पूरी तरीके से ईमानदारी नहीं दिखा पाता है। उसे कभी कभी अपने व्यवसाय के प्रति अरुचि भी होने लगती है, जिससे उसके व्यवसाय के साथ न्याय नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है फिर शैक्षिक मूल्यों का पतन। शिक्षा के व्यवसाय में मानव व्यक्तित्व के प्रति समान भाव रखना आवश्यक है। इसमें आचरण नियंत्रण के लिए कुछ नैतिकता होनी आवश्यक है, जिसमें मानव अधिकारों के प्रति आस्था, अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी, विद्यालय और छात्रों के प्रति कर्तव्य परायणता और सामाजिक मूल्यों की वृद्धि करने की इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिर व्यावसायिक असंतुष्टि। संतुष्टि एक सर्वव्यापक शब्द है, जिसका जो अर्थ है वो विवादास्पद है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार परित्याग ही जो है वो संतोष है, परंतु चरम स्थिति सामान्य जन को प्राप्त नहीं है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए चिंतन, मनन और त्याग की भावना की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम संतुष्टि की आवश्यकता के संबंध में अध्ययन करते हैं। वर्तमान में सामान्यतः शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति असंतुष्ट दृष्टिगत होते हैं। यद्यपि समस्या परिस्थितियाँ जन्य है। आज के समय में मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में वो इस व्यवसाय से असंतुष्ट रहना स्वाभाविक है। देखिए क्या है, अगर कोई टीचर के पद पर भी है तो पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है, और वो अपना किसी न किसी और चीज़ की भी तैयारी करते रहते हैं, जिस वजह से पूरा ध्यान वो बच्चों की तरफ नहीं दे पाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंध समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 एवं राज्य नियम 2011 के नियम 3 और 4 के अनुसार विद्यालय में समुदाय की सहभागिता और स्वामित्व बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का गठन किया गया था। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति के दो भाग होते हैं, एक होता है साधारण सभा और दूसरा होता है कार्यकारिणी समिति। अब साधारण सभा में क्या होता है, विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता, समस्त अध्यापक, संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी जनप्रतिनिधि और समिति के कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित मनोनीत शेष सदस्य शामिल होते हैं। साधारण सभा के सभी सदस्य अर्थात प्रत्येक बालक के माता पिता उस परिक्षेत्र के जनप्रतिनिधि SMC के सदस्य हैं। उन्हें SMC के समस्त दायित्व और अधिकार प्राप्त हैं। अब देखिए साधारण सभा के सदस्य देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यालय के माता पिता, ठीक है। दूसरी चीज़ सामान्य विद्यालय का प्रत्येक अध्यक्ष, और थर्ड है संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जैसे जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, न्यायपालिका के अध्यक्ष। फिर है संबंधित क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त जिला परिषद सदस्य, नगर पालिका पार्षद और पंचायत समिति सदस्य और वार्ड पंच। समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित मनोनीत शेष सदस्य जो उपयुक्त में शामिल नहीं हैं। अब बात करते हैं साधारण सभा की। इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं। उपयुक्त वर्णित सदस्य मिलाकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे। समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव। साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे। अब सदस्यता की समाप्ति देख लेते हैं। साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता जो है वो निम्न स्थितियों में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। स्वतः मतलब अपने आप ही, या तो किसी की मृत्यु ही हो जाए तब समाप्त हो जाएगी, त्यागपत्र दे देता है कोई, निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित नहीं रहने पर, विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ देने पर उसके माता पिता की जो सदस्यता है वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और दूसरी चीज़, पदेन सदस्य के पद पर नहीं रहने पर, अगर वो उस पद पर नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए हंटर आयोग ने क्या सुझाव दिए। देखिए, जो हंटर आयोग है उसने बहुत सारे जो सुझाव हैं वो दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि विद्यालयों को सरकार की ओर से अनुदान दिए जाने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक ज़िले में एक से अधिक सरकारी विद्यालय ना खोले जाएं। विद्यालय के भवन निर्माण, विद्यालय विज्ञान सामग्री, पुस्तकालय, फर्नीचर आदि हेतु सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान दिए जाएं। सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल में बदल दिया जाए। फिर उन्होंने कहा कि देश के किसी भाग में अंग्रेजी स्कूल खोलने की आवश्यकता होने पर सहायता अनुदान प्रणाली के आधार पर वो खोला जाए। ठीक है, उसे जो है सरकार की तरफ से पूरे तरीके से आर्थिक सहायता प्राप्त हो। तो ये सारी बात की माध्यमिक शिक्षा आयोग के दोषों को दूर करने के लिए हंटर आयोग ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लॉर्ड कर्जन के शिक्षा संबंधी सुझाव क्या थे। अब देखिए, जो कर्जन का कठोर और निरंकुश शासन स्थापित होने के कारण राष्ट्रीय आंदोलन का विरोधी होना स्वाभाविक था, इसलिए भारतीयों द्वारा उससे घृणा किया जाना भी क्या था, स्वाभाविक। भारतीय जो थे वो उससे क्या करते थे, लॉर्ड कर्जन से घृणा करते थे। लॉर्ड कर्जन का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पक्ष के अंतर्गत आता है कर्जन की असाधारण विद्वता एवं इस विद्वता के फलस्वरूप शिक्षा में उसकी अभिरुचि। वह अंग्रेजी का इतना ही धुरंधर विद्वान था जितना कि मैकाले। नूरल्लाह एवं नायक के अनुसार कर्जन ने श्रेष्ठतर मानसिक क्षमता का कोई वायसराय भारत में उस समय तक भारत में नहीं आया था। कर्जन ने प्रशासकीय क्षमता और मानसिक योग्यता का सजीव सम्मिश्रण था। इस सम्मिश्रण के कारण उसकी ये धारणा थी कि शिक्षा में सुधार करके प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। शिक्षा के विभिन्न अंगों में सुधार करने के विचार से पहले उसने शिमला शिक्षा सम्मेलन का स्वयं सभापतित्व किया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करवाया और शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित किया। देखिए, जो लॉर्ड कर्जन थे उनका जो शासन था बहुत ज़्यादा कठोर था। दूसरी चीज़, उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, तो इसलिए जो है भारतीय उनसे बुरी तरीके से नफरत करते थे। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग 1902 की नियुक्ति के कारण क्या थे। अब इसकी नियुक्ति के 4 कारण हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। सबसे पहला तो है कि विश्वविद्यालयों से संबंधित कॉलेजों की संख्या में अत्यंत तीव्र वृद्धि होने से विश्वविद्यालयों पर इतना कार्यभार हो गया कि वे अपने कर्तव्यों को कुशलता से पालन नहीं कर सकते थे। इसी के फलस्वरूप कॉलेजों का जो स्तर था वो निम्न होता चला गया। दूसरी चीज़ है यहाँ पर पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भारत के समस्त विद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया गया था, और लंदन विश्वविद्यालय का जो सन 1898 में पुनर्संगठन हो गया था, अतः भारतीय विद्यालयों को उसी के अनुरूप परिवर्तित किया जाना ज़रूरी था। नेक्स्ट है फिर विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने और मान्यता देने का कार्य करते थे। उनमें शिक्षा की जो उनका मुख्य कार्य था ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ उनका काम क्या था, परीक्षा लेना और मान्यता देना। सीनेट के सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी और उसमें विश्वविद्यालय के अध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। उपयुक्त आदर्श को प्राप्त करने एवं कॉलेजों और विद्यालयों में आवश्यक सुधार करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की।
तो इस वजह से, इन सारी वजहों से ही विश्वविद्यालय आयोग 1902 जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, उसकी नियुक्ति की गई थी। आज हम 10 तक के ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करती हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आपको आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। जिस तरीके से हम आपको अभी तक इजी और शानदार तरीके से पढ़ाते आ रहे हैं, इसी वे में आगे भी आपकी क्लासेस जो हैं रेगुलर चलेंगी। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, पेपर 1 आपका पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसे देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। दूसरी चीज़, आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से कवर है, और इस सब्जेक्ट को भी हम जल्दी जल्दी कवर कराने की पूरी कोशिश में है। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।